नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जो सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था यानी एंशिएंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट की। जरा सोचिए, एक इंसान के व्यक्तिगत बदले की आग कैसे एक ऐसे महान राजनीति शास्त्र को जन्म दे सकती है जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव ही बदल कर रख दी। ये चर्चा बेहद रोचक होने वाली है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप क्या होगा। पहला, हम जानेंगे चाणक्य की उस मशहूर प्रतिज्ञा और उनके गुस्से के बारे में। दूसरा, अर्थशास्त्र की रचना कैसे हुई। तीसरा, एक राज्य की संरचना आखिर होती कैसी है। और चौथा और सबसे दिलचस्प, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को समझाने वाला हमारा मंडला सिद्धांत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, चाणक्य की प्रतिज्ञा। एक ऐसी कसम जिसने आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य का आधार तैयार कर दिया। ये कहानी शुरू होती है पाताली पुत्र के राजा नंदा के दरबार से। हुआ कुछ यूं था कि महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। चाणक्य वहां पहुंचे और भोजन के वक्त एक प्रधान आसन पर बैठ गए। लेकिन राजा नंदा को उनका रंग रूप पसंद नहीं आया और उन्होंने भरे दरबार में चाणक्य का घोर अपमान किया और उन्हें वहां से उठवा दिया। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े दरबार में जब किसी का अपमान हो तो क्या गुजरती होगी। चाणक्य के अंदर जैसे क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने उसी पल एक ऐसी कठोर प्रतिज्ञा ली जो इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने कहा, जब तक मैं इस नंदा वंश का जड़ से सर्वनाश नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा यानी अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट था ये। अब एक और बड़ा दिलचस्प रहस्य है इनकी जिंदगी का। इनके जन्म को लेकर विद्वानों में आज भी एकमत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म पंजाब के चाणक्य क्षेत्र में हुआ था। कुछ का कहना है कि नहीं, वो तो साउथ इंडिया यानी कांचीपुरम के द्रविड़ ब्राह्मण थे। और एक और थ्योरी है जो उन्हें केरला से जोड़ती है, क्योंकि उन्होंने अपने लेखों में प्राचीन चरणी नदी का जिक्र किया है। खैर, सच जो भी हो, पर ये अलग अलग किस्से इस अत्यंत स्वाभिमानी और क्रोधी व्यक्ति के आसपास एक बड़ा ही गहरा रहस्य बना देते हैं। इस घोर अपमान के बाद चाणक्य की मुलाकात होती है राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य से, जिन्हें खुद उनके राज्य से निकाल दिया गया था। इन दोनों ने हाथ मिलाया, एक सेना खड़ी की और आखिरकार नंदा वंश का अंत कर ही दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, अर्थशास्त्र की रचना यानी राजाओं के लिए लिखी गई एक अल्टीमेट रूल बुक। नंदा वंश को हटाने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी तक पहुंचाया। 321 बीसी के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे और उनका शासन 298 बीसी तक चला। अब राज्य तो मिल गया, पर उसको चलाएं कैसे? इस नए सम्राट को शासन के बारीक गुण सिखाने के लिए ही उनके महामंत्री चाणक्य ने एक विशेष ग्रंथ की रचना की, ताकि प्रशासन एकदम स्मूथ चल सके। और इस महान ग्रंथ को हम जानते हैं अर्थशास्त्र के नाम से। ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स या बोर करने वाली किताब नहीं है, बल्कि बेहद व्यवहारिक है। ये संस्कृत की सूत्र शैली में लिखी गई है, मतलब बिना किसी फालतू के विस्तार के सीधी और सरल भाषा में शासन चलाने के रूल्स। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि प्रशासन की बड़ी बड़ी जटिलताएं भी आसानी से समझ आ जाएं। गवर्नेंस की एक सच्ची मास्टर क्लास। आइए अब तीसरे और एक बहुत ही मजेदार हिस्से की तरफ चलते हैं, राज्यों की संरचना। यहाँ चाणक्य ने एक राज्य को बिल्कुल एक मानव शरीर की तरह समझाया है। और ये कॉन्सेप्ट वाकई कमाल का है। चाणक्य कहते हैं कि राज्य के अलग अलग हिस्से बिल्कुल हमारे शरीर के अंगों की तरह जुड़े हैं। जैसे स्वामी यानी राजा को शरीर के सर के बराबर बताया गया है। एक सर को हमेशा बुद्धिमान और साहसी होना चाहिए, है ना? उसके बाद आते हैं अमात्य यानी मंत्रीगण, जो राज्य की आंखें हैं, हमेशा चौकन्नी और वफादार। और जनपदा यानी वहां की जमीन और प्रजा, उन्हें राज्य के पैर या जांघें कहा गया है, क्योंकि भाई पैरों पर ही तो पूरे शरीर का भार टिका होता है। एक उपजाऊ जमीन और मेहनती प्रजा ही किसी राज्य को मजबूती से खड़ा रख सकती है। अब जरा इन दो और बेहद अहम अंगों को देखिए। पहला, कोष यानी ट्रेजरी, जो राज्य का मुंह है। पैसा और धन राज्य को पोषण देने के लिए कितना जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं। और दूसरी तरफ है दंड यानी सेना, जिसे राज्य का दिमाग या ब्रेन बताया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरफ मोह राज्य को एनर्जी देता है, वहीं दिमाग यानी सेना राज्य के लिए स्ट्रैटेजी बनाती है, सोचती है और दुश्मनों से निपटती है। पैसा और पावर, ये दोनों मिलकर ही इस सिस्टम को जिंदा रखते हैं।
शरीर में और आगे बढ़ें तो बात आती है किलों की, यानी दुर्ग की। इन्हें राज्य के हाथ बताया गया है। अब हाथों का काम क्या है? अपनी रक्षा करना और मौका मिलने पर वार करना। कौटिल्य ने भौगोलिक स्थिति के आधार पर 4 तरह के किलों का जिक्र किया है। औदिक यानी पानी से घिरे किले, पर्वत यानी पहाड़ी किले, वन यानी घने जंगलों वाले किले और धानवन यानी रेगिस्तान या मरुस्थल के किले। हर एक किले का अपना एक अलग टैक्टिकल फायदा होता था। और इस शारीरिक संरचना को पूरा करते हैं हमारे मित्र यानी एलाइज। चाणक्य कहते हैं कि मित्र राज्य के कान होते हैं, चाहे शांति का वक्त हो या युद्ध का। एक अच्छा दोस्त हमेशा सच्ची खबर लाता है, सपोर्ट करता है और राज्य को आने वाले खतरों के प्रति पहले से अलर्ट कर देता है। तो यहाँ आकर एक बड़ा सवाल पैदा होता है। ये सब तो आंतरिक बातें हो गई, लेकिन एक ऐसा राज्य जो अब अंदर से एकदम स्वस्थ, शरीर की तरह फिट और एकजुट है, वो दुनिया के बाकी देशों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ आखिर कैसा सुलूक करता है? आइए इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और दिलचस्प हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। चौथा और आखिरी भाग, मंडला सिद्धांत। इसे आप एंशिएंट जियोपॉलिटिक्स या कूटनीति का शतरंज भी कह सकते हैं। प्राचीन भारत में जब कई सारे छोटे छोटे राज्य थे, तब सर्वाइवल के लिए अलायंसेस यानी गुट बनाना बहुत जरूरी था। इस जियोपॉलिटिकल घेरे यानी मंडला के बिल्कुल सेंटर में जो राजा बैठता है, उसे विजिगिषु कहते हैं। विजिगिषु का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा महत्वाकांक्षी शासक जो जीतने और अपना विस्तार करने की भूख रखता हो। सिद्धांत कहता है कि इस सेंटर वाले राजा को अपने दुश्मनों को कंट्रोल करने के लिए हमेशा अपनी फ्रेंड लिस्ट अपने दुश्मनों की लिस्ट से लंबी रखनी चाहिए। अब विजिगिषु के ठीक बगल में, यानी जो उसका इमीडिएट बॉर्डर शेयर करने वाला पड़ोसी है, उसको कौटिल्य ने अरि यानी दुश्मन माना है। लॉजिक बड़ा प्रैक्टिकल है। जब दो राज्यों का बॉर्डर मिलता है तो सीमा विवाद और टकराव होना एकदम नेचुरल है। इसीलिए इमीडिएट पड़ोसी बाय डिफॉल्ट एक प्राकृतिक दुश्मन बन जाता है। आइए थोड़ा इसको एक स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल तरीके से समझते हैं। स्टेप 1, हमारा एम्बिशियस राजा यानी विजिगिषु विस्तार चाहता है। स्टेप 2, उसका इमीडिएट पड़ोसी उसका दुश्मन बन गया यानी अरि। और अब आता है स्टेप 3, जो उस पड़ोसी के आगे वाला राज्य है, उसकी सीमा भी उस दुश्मन से टकरा रही है, तो वो हुआ दुश्मन का दुश्मन। और हम सब जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो पड़ोसी का पड़ोसी विजिगिषु का स्वाभाविक मित्र बन गया। एंशिएंट टाइम्स में इंटरनेशनल रिलेशंस और मिलिट्री अलायंसेस का ये प्रोग्रेशन सच में माइंड ब्लोइंग है। पर एक मिनट, पूरी दुनिया सिर्फ दोस्त या दुश्मन नहीं होती है ना? ये थ्योरी उन राज्यों का भी पूरा हिसाब रखती है जो इन पावर गेम्स में डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते। इन्हें मध्यम यानी मिडिल स्टेट और उदासीन यानी न्यूट्रल स्टेट कहा गया है। ये वो पावरफुल देश थे जो सक्षम होते हुए भी अपनी मर्जी से इन लड़ाइयों और विस्तार नीति से खुद को न्यूट्रल रखना पसंद करते थे। तो आखिर में इन सभी चीजों को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल क्लियर निकल कर आती है। चाणक्य की ये पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी एकदम कच्चे यथार्थवाद यानी प्योर रियलिज्म पर टिकी है। उनका क्लियर मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध एक सच्चाई है और सवाई करने के लिए पावर बैलेंस और समझौते ही काम आते हैं। सोचकर देखिए, सदियों पहले लिखी गई ये बातें आज की मॉडर्न ग्लोबल पॉलिटिक्स पर कितनी सटीक बैठती हैं। लेकिन यहाँ हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहेंगे। क्या आज की दुनिया के ये बड़े बड़े सुपर पावर देश इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के आने के बाद भी क्या कभी सच में चाणक्य के इस मंडला सिद्धांत वाले दोस्त और दुश्मन के माइंडसेट से कंप्लीटली बाहर निकल पाए हैं? ये सच में एक सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।